हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बेटा सुन पा रहे हैं मुझे? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? वृंदा, शुभम ठीक है, सिद्धार्थ, अदिति, मनीष एग्जैक्टली बेटा, यस सही है सर, रिया ओके, यश ठीक है, रोशनी ठीक है बेटा। हाँ जी, आज कंपनी एक्ट 13 को विटनेस बॉक्स में लाया जाए, लेके आते हैं बेटा विटनेस बॉक्स में। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास द कंपनीज एक्ट 2013 गाइस। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट फिनिश कर लिया और अपना पार्टनरशिप एक्ट भी रिवाइज कर लिया है। तो दो एक्ट रिवाइज हो चुके हैं, अब आता नंबर तीसरे का, जो कि हमारा कंपनी। गुड इवनिंग आदित्य बेटा, वेलकम। तो नंबर आता हमारे पास तीसरे का। द थर्ड वन इज, आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटे अपने पास में अपना कंपनी एक्ट 13। तो बेसिकली आज की क्लास में क्या पार्ट कवर करेंगे, आज एक बात पहले जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फाउंडेशन लेवल तक आपके पास में आपका कंपनीज एक्ट का फंडामेंटल बेस आता है। प्रैक्टिकली बोलूंगा, फंडामेंटल बेस भी कौन से वाला, जो कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनता है किसके लिए, आपके इंटरमीडिएट के लिए। सर 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 सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ गाइस। जो आप फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो वो सेम पार्ट कंपनी एक्ट का दोबारा आने वाला है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। मतलब सिंपल सी बात, इसलिए इसको पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस अपने पार्ट को। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इसका डेफिनेशन और इसके फीचर्स वाले पोर्शन को। तो फटाफट से रिवाइज करना चालू करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं भैया, आओ बात करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास में नाम से ही क्लियर है, कंपनी किसे कहते हैं, बताओ बताओ बताओ। दिविशा गुड इवनिंग, कौशल यस बेटा, जवाब जवाब दो बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन क्या, क्या कोई बेसिक मीनिंग लेके चलेंगे या फिर हम इसका मीनिंग लेके चलते हैं, डेफिनेशन कौन सा जो एक्ट ने डिफाइन किया, जो एक्ट ने डिफाइन किया। एग्जैक्टली यस बताइए। हाँ बाबा जी कंपनी ले आए, शिवम विटनेस बॉक्स में ले आए बेटा। तो पहला वर्ड आता है बेटा, लिखो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 डिफाइन करता है मेरे भाई किसको, कंपनी को। तो कंपनी का मतलब क्या, क्या सारे बिजनेस कंपनी है ना, कैसी बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। तो कंपनी का मतलब कौन सा बिजनेस कंपनी कहलाएगा, इसके लिए डिफाइन किया सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। क्या बोलता है लिखते हैं। मैं एकदम बेसिक पे, हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपने हिस्ट्री वाला पार्ट क्वेश्चन में नहीं आता। जो पार्ट क्वेश्चन में से बनता है उसको नोट कर रहे हैं पहले। तो लिखो बेटा लिखो, क्या यही मतलब होता है, लिखो एनी कंपनी, हर वो कंपनी कंपनी कहलाएगी, मतलब हर वो बिजनेस कंपनी कहलाएगा। ए कंपनी, लिखो विच इज रजिस्टर्ड, विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द कंपनी एक्ट 13। तो डेफिनेशन के पार्ट से चालू कर रहे हैं, अंडर द कंपनीज एक्ट 13। नोट करो मेरे भाई, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जिस कंपनी को बनाया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो, एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट। सर प्रीवियस कंपनी एक्ट का मतलब, गाइस सिंपल सी बात, 2013 से पहले भी तो एक्ट थे, कंपनी आज की थोड़ी है भैया। आप जानते हो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुना है नहीं सुना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, तब से लेके आज तक कंपनी का सिलसिला चल रहा है गाइस। तो इनिशियली अगर बात करूं, जो ऐसी कंपनी जो किंग या क्वीन के ऑर्डर से बनाए, सुन लो अभी, खाली सुनना है खाली, ठीक है, ओके सुनना ध्यान से। ऐसी कंपनी जो क्वीन या किंग के ऑर्डर से बनाई जाया करती थी, इनिशियली पहले उन कंपनी का नाम था, उनको बोलते चार्टर कंपनीज। चार्टर मीन अध्यादेश, कि भैया राजा या रानी एक ऑर्डर पास करती थी, ऑर्डर से कंपनी बनती थी, दैट इज कॉल्ड चार्टर कंपनी। फिर सिलसिला आया बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी का। स्टैट्यूटरी मतलब सिंपल सी बात, जिनका अलग से अपना स्टैट्यूट मतलब अलग से एक्ट होता है, ऐसी कंपनीज को बोलते हैं अपने पास में कौन सा, स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। इवन योर आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भी आईसीआई भी एक्ट में बना हुआ है, दैट इज आल्सो ए कंपनी गाइस, यस वो भी कंपनी का पार्ट में काउंट होता है। तो कहने का मतलब, इनिशियली चार्टर, फिर स्टैट्यूटरी, उसके बाद मेन क्राइटेरिया बना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन अब आपका कंपनी तक इतना ब्रॉड हो चुका है कि वहां पर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं अंडर द हेड प्राइवेट कंपनीज। उनके उनके उनमें से दो कंपनी ऐसी पार्ट है जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओपीसी, 1% कंपनीज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, एंड सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले। हाँ जी, हाँ हम भी, हाँ हमने सुनी ब्रिटिशर वाली, रोशनी कह रही है हाँ। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, एक्चुअली हिस्ट्री में तो पहले भी कंपनी एक्ट रहे। तो 2013 से पहले जो एक्ट था कंपनी का, वो था बेटा 1956। 2013 से पहले एक्ट था द कंपनी एक्ट 1956। उससे पहले था 1850, 1913, उससे पहले था 1850। ऐसे कंपनीज एक्ट चलते रहे हैं, अमेंडमेंट्स आती रही हैं, बदलाव आते रहे हैं, लेकिन कभी भी माइनर अमेंडमेंट की वजह से कंपनी एक्ट नहीं बदला गया। सिंपल सी याद रखना, किसी भी एक्ट का ईयर
तब चेंज होता है जब उसमें मेजर अमेंडमेंट्स आते हैं। द वर्ड मेजर सिंपली मींस 75% या उससे ज्यादा का पार्ट चेंज हो जाए, और वही हुआ इन 2013। आपके पास आपके कंपनी एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स आए, more than 75% of the act has been changed. This is the reason एक्ट का ईयर बदल गया और एक्ट का ईयर बन गया 13। लेकिन आज भी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या जो आपके एक्ट ने दी, और एक्ट ने लिखा हुआ है, क्या लिखा कि 2013 वाले एक्ट में या उससे पहले जितने भी कंपनी एक्ट थे उनमें अगर किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, दैट मीन रजिस्टर्ड किया गया, वो बिजनेस कंपनी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसका इंट्रो रेडी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? सुना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ कंपनी नेम आईटीसी। नाम सुना है नहीं सुना? सुना है सर, सुना। आईटीसी, जिसे आज आप इंडियन टोबैको कंपनी कहते हो। आईटीसी इज ए टोबैको कंपनी, याद रखना। आईटीसी का जो 90% बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू प्रोडक्ट से आता है, टोबैको से आता है। क्योंकि एक्चुअली आईटीसी इंडिया में आई थी बेटा 1910। सर ये क्यों बता रहे हो? ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली जो कंपनी पढ़ रहे हो वो रियल में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। तो 1910 के अंदर ये कंपनी इंडिया में आई थी। इसका बेस जो हिस्ट्री थी वो थी 1878। 1878 में एक कंपनी 1878 की ब्रिटिश कंपनी, इसका नाम है विल्स, उससे कंपनी बन के आई आईटीसी। तो बताओ मुझे, अगर 1910 में कोई कंपनी बनी, क्या आईटीसी कंपनी नहीं कहलाएगी? ओके, एज पर द डेफिनेशन जो कंपनी 13 में बनी वो कंपनी कहलाएंगी। तो क्या आईटीसी को कंपनी नहीं बोलोगे? अगर बोलो बोलो जुबा कैसे नालायक, माधव जप जपना वेरी गुड असलन, टेल मी गाइस, क्या इसे कंपनी नहीं कहोगे? सर ये भी कंपनी कहलाएगी। तो कहने का मतलब क्या निकल के आएगा गाइस? इन शॉर्ट, हर वो बिजनेस कंपनी कहलाएगा जिसे कंपनी एक्ट 13 या प्रीवियस कंपनी एक्ट में क्या किया गया बेटा? इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये है आपका डेफिनेशन वाला पार्ट जो आपको लेके चलना है, कंटिन्यू करना है। आपको अलग से जस्टिस जो अपने पास में जजमेंट है उसके बेस पर डेफिनेशन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ यही डेफिनेशन कंटिन्यू करनी है, और यही डेफिनेशन आपके पास इंटरमीडिएट लेवल में भी आएंगी, जहां हम पढ़ेंगे कि कंपनी कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो वापस आऊंगा, यहाँ नहीं बताएंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशन में लेवल में कंप्लीट ये पार्ट नहीं आता। ना ही मैं यहाँ पे एनसीएलटी की बात करूंगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। रीजन इज दैट पार्ट बिलोंग्स टू इंटरमीडिएट लेवल, वहां पढ़ाऊंगा वो पार्ट आपको। चलिए, तो मुद्दे पे आते हैं। डेफिनेशन वाला पार्ट तो हो गया भैया क्लियर, समझ में आया? तो आज के बाद जब भी कंपनी का नाम सुनोगे तो बेटा बताओ, जब भी कंपनी का नाम सुनोगे तो क्या ये वर्ड याद रहेगा? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 डिफाइन द टर्म कंपनी। बोलो क्लियर है? हाँ जी। नालायक। स्नेहा यस बेटा, यस। हाँ बेटा कोई बात नहीं, क्वेश्चन नालायक, समझ में आया? तो आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है फीचर्स ऑफ कंपनीज। और आपके फाउंडेशन लेवल के ऊपर फीचर्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जाते हैं, और वहां पर छोटे मोटे नहीं, करीबन 5 to 6 मार्क्स में केस लो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया देखो, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ, लिखो गाइस, फीचर्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पे आते हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी। अब जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, ये बैच हमारे पास एक रिवीजन बैच है गाइस, तो इसलिए मैं इसमें लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। वही पेड क्लासेस में पूरा, जिनके पास बच्चों ने क्लासेस ले रखी है उनको आइडिया मिल चुका होगा कि कंप्लीट पार्ट हमने लिख के पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, फीचर्स ऑफ कंपनी। वन बाय वन पढ़ते हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला फीचर कंपनी का क्या? तो सबसे पहला फीचर बनता है, लिखो बॉडी कॉर्पोरेट। द वर्ड इज बॉडी कॉर्पोरेट। एक बात तो कॉमन समझो, रिवाइज करो बेटा। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, वो भी एक फीचर है। बट कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या निकलता है? ये बॉडी कॉर्पोरेट वाला वर्ड तो हमने बाकी जगह पे पढ़ने को मिलता है, जब अपने पास एलएलपी एक्ट पढ़ेंगे वहां भी पढ़ने को मिलेगा। बट होता क्या है बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर, एंड कॉर्पोरेट का मतलब यहां पर होता है इनकॉर्पोरेटेड। अक्सर बच्चे कॉर्पोरेट का मतलब समझते हैं कंपनी यहां पर, but the actual the word is corporate here means incorporated. That means एक business structure, रिपीट कर रहा हूं सुनना ध्यान से, इसका मतलब एक बिजनेस स्ट्रक्चर जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया। एक बिजनेस स्ट्रक्चर जिसे क्या किया गया? जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया। बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, तो बेटा वो एक्ट, वो पर्टिकुलर बिजनेस हमारा बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? अंडर द कंपनी एक्ट 13। कंपनीज एक्ट 13 के अंदर अगर किसी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया गया तो दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट। आई कैन यूज द वर्ड कंपनी। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट हमारे पास है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। डन है? करें रिवीजन कर रहा हूं इसलिए पूरा पैराग्राफ नहीं लिखवा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। रिवीजन पार्ट में पढ़ रहे हैं, जहां पे डाउट किसी बच्चे को रहेगा डेफिनेटली आई विल गिव योर आंसर, ठीक है? ओके, वहां पे आपको रिप्लाई प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा आपको मैं।
बस जितना बात क्लियर है उसे मैं बोलते रहना मुझे। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2 इज द सेकंड फीचर इज, लिखता हूं बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज, लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इससे पहले लिख लो और बना लो, तारे सितारे तारे सितारे बना लो इस पे। Guys, this particular topic, this particular provision, that feature is very, 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 very important. क्या है फीचर, आओ बात करते हैं। लिखो, क्योंकि इस पे आया था 6 नंबर में क्वेश्चन, बैक टू बैक रिपीटेशन मोड में आया है। तो लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक केस स्टडी जो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, जो तुम्हें एग्जाम में लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो उसकी पूरी डिटेल कहानियां पढ़ने वाले हमारे पास में। यस, वेरी गुड बेटा, ए प्लस टॉपिक में आता है। तो हेडिंग क्या बना, लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर? समझना ध्यान से बात को गाइस, समझना, छोटी सी बात समझता हूं, रिप्लाई समझाता हूं। सेपरेट मतलब अलग, लीगल एंटिटी मींस एक बिजनेस जिसका अलग एग्जिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल समझना, एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा बेटा कुछ लोग थे, समझना, कुछ लोग थे, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, करीबन 7 लोगों की बात कर रहा हूं। आज भैया बाबू, सोना, जादू, टोना के साथ 3 लोग और लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। पहला कौन है? बाबू, बाबू, सोना, जादू, टोना। इसका नाम है बेटा छुई मुई, इसका नाम है रिंकी, इसका नाम है रिंकी, छुई मुई रिंकी, इसका नाम है गुत्थी। बाबू, सोना, जादू, टोना, छुई मुई रिंकी, गुत्थी, 7 लोग। बात समझना, मैं तुम्हारे कंसेप्ट को बिठा रहा हूं तुम्हारे माइंड में, बस सुन लेना, समझा मैं अपने आप दूंगा, गारंटी है बेटा। इस 7 लोग ने मिलके आपस में डिसाइड किया कि चलो यार एक कंपनी बनाते हैं, एक बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। क्या किया इन लोगों ने? बिजनेस तैयार किया और उस बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया एज पर द कंपनी एक्ट 13। तो जवाब दो, अगर किसी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा गाइस एज इन टर्म्स ऑफ कंपनी एक्ट के अंडर में, तो क्या वो कंपनी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? कॉमन लॉजिक, अगर किसी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए अंडर द कंपनी एक्ट 13, तो क्या वो बिजनेस कंपनी कहलाएगा? आंसर इज यस, कहलाएगा। कॉमन सी चीज है, कंपनी कहलाएगा। अब बाकी बात पढ़ता हूं, लॉ ने क्या बोला। अब नॉर्मली वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना लिखते टाइम। नॉर्मली कंपनी को जब लोग बनाते हैं, तो जिन लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया होता है, तो एक बात सुनना, कंपनी के बनने से पहले जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के प्रमोशनल पार्ट के अंदर, उसे बोलते हैं प्रमोशन। ऑल द एक्टिविटीज बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज टर्म्ड एज प्रमोशन। सुनते रहना, जो लिखू नहीं वो सुनते रहना खाली। All the activities performed before incorporation of company is known as promotional activities, and all the person will be termed as promoters. लेकिन आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ये लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, कोई डायरेक्टर, कोई होल्डर डायरेक्टर बन जाते हैं। तो प्रैक्टिकली जितने भी लोग जो कंपनी को बनाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है बेटा कंपनी एक्ट में मेंबर्स। तो बेसिकली द वर्ड मेंबर्स मीन जिन्होंने कंपनी को बनाया, जिन्होंने कंपनी को बनाया गाइस। अब होता क्या, लॉ ने एक वर्ड लिखा, एक प्रोविजन दिया कि मेंबर्स कंपनी से अलग होते हैं। इसका मतलब क्या निकला? मतलब सिंपल सी बात, जो घर तुमने बनाया उस घर के मालिक तुम नहीं हो। इन शॉर्ट, रिपीट कर रहा हूं, जिस घर को तुमने बनाया उस घर का एग्जिस्टेंस अलग है और तुम अलग हो। ये बात लॉ ने कह दी, बट क्यों कह दी? उसके पीछे रीजन है गाइस, आपका फेमस केस स्टडी जो हम पढ़ेंगे अपने इस पार्ट के अंदर। Salomon versus Salomon is a case study which is a very famous case study as per your examination point of view, very very important also. तो पॉइंट क्या निकला? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले लोग, मतलब जिन्होंने कंपनी को बनाया होता है गाइस, ध्यान रखना, रियल वाला केस है ये। कंपनी और उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है, कंपनी और उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि कंपनी की लायबिलिटी कम मेंबर्स की नहीं होती। अगर कोई लायबिलिटी कंपनी की है तो कंपनी की है, वो मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं कहलाएंगी। मतलब सिंपल सी बात, मेंबर्स अलग है, मेंबर्स कभी भी लायबल नहीं होंगे कंपनी की लायबिलिटी के लिए। बेसिक प्रोविजन इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लिखते इस बात को, क्या मतलब निकलता है इसका, फिर एग्जांपल लेंगे, इसमें केस समझेंगे। तो व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी गाइस? सिंपल सी बात, द मेंबर्स, क्या बोला? द मेंबर्स एंड द कंपनी, द मेंबर्स हु फॉर्म द कंपनी एंड द कंपनी इज हैविंग डिस्टिंक्ट एंटिटी। द वर्ड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट existence in the eyes of law, different existence in the eyes of law, कानून की नजरों में। क्या बोला? ये वाला प्रोविजन गाइस भूलना मत, जो पढ़ा रहा हूं सुनते रहना, मिस मत करना इस टॉपिक को। इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में
जिन्होंने कंपनी बनाई होती है ना, वो लोग और कंपनी दोनों का अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो सर क्या इसका मतलब ये समझे, रिलायंस कंपनी और जो अंबानी फैमिली है उनका एग्जिस्टेंस अलग है? आंसर इज यस। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी ने, किसी पर्सन ने रिलायंस कंपनी पे केस फाइल किया, तो क्या वो केस धीरू भाई अनिल अंबानी पे गया, या मुकेश अंबानी पे गया, या नीता अंबानी पे गया? टेल मी। या कंपनी पे केस कहलाएगा वो? टेल मी। अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल किया, तो क्या उसके मेंबर पे केस कहलाएगा या कंपनी पे केस कहलाएगा? वेरी गुड आराध्या, यश रिप्लाई कर बेटा। सिद्धार्थ बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली यश, कंपनी पे कहलाएगा, रिलायंस पे कहलाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस अ रीजन। क्या रीजन है? सेपरेट लीगल एंटिटी। जनरली दूसरी बात करता हूं, कंपनी की, रिलायंस कंपनी की, मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूं, रिलायंस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसका है? क्या वो अंबानी फैमिली का है या वो रिलायंस कंपनी का है? टेल मी। रोशनी वेरी गुड, रिया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझो ध्यान से, कंसेप्ट सिखा रहा हूं ये पार्ट आपको। असलन वेरी गुड। क्या वो सारी प्रॉपर्टी दैट असेट्स बिलोंग्स टू द कंपनी और टू द अंबानी फैमिली? एग्जैक्टली आंसर इज कंपनी गाइस, कंपनी। तो ये बात तो हमें आज ही क्लियर हो रही है कि सर सिंपल सा लॉजिक, जितनी भी कंपनीज आप लोग देख रहे हो इंक्लूडिंग सीओसी एजुकेशन, दिख रहा है? सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी, बट द मेंबर्स इज हैविंग अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स। याद है, याद रहेगा? तो कहने का मतलब क्या निकला गाइस? सिंपल फंडा, जिन मेंबर्स ने कंपनी को बनाया होता है उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया सिंपल सी बात, जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, याद रखना बेटा, वो कभी भी कंपनी के लिए लायबल नहीं होते। पर सिंपल सी बात, members cannot be held liable, members cannot be held liable, आप उन्हें लायबल नहीं कर सकते। किसके लिए? फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की, कंपनी के केस कंपनी के, ना कि मेंबर्स के। कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की होती है, मेंबर्स की नहीं होती। एंड ये पूरा सिनेरियो कहां से निकल के आया? ये निकल के आया एक बहुत ही फेमस केस स्टडी से, नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमन, जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है, जिसमें आप रेफरेंस में अपने आंसर में मेंशन करते हैं उस पार्ट को। तो आइए क्या स्टार्ट करें इस पार्ट को। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग समझ में आया? दिस पर्टिकुलर फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी पार्ट को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए लॉ ने आपको दिया एक केस स्टडी। अब केस में क्या होता है पता है? सुनना ध्यान से। केसेस दो तरह के होते हैं। क्या बात करो, पहली बार सुन रहे हैं बात हम। बेटा केसेस दो तरह के होते हैं। क्या बोला सर? पहली बात बेटा, एक होता है केस, दो आप नॉर्मल केस पढ़ते हो, एक होता है लैंडमार्क केस स्टडी। जनरली जितने भी सारी बातें आप लॉ में सीखते हो, ये सारे प्रोविजन कहलाए जाते हैं। और प्रोविजन कहां से बनते हैं? प्रोविजन बनते हैं बेटा कोर्ट के जजमेंट से। कोर्ट ने कोई केस हुआ था, उस पे जजमेंट पास किया, एंड जिस बेसिस पे जजमेंट पास किया, दैट बेस, दैट ग्राउंड इज टर्म्ड एज ए प्रोविजन। ये प्रोविजन जितने भी पढ़ रहे हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई केस स्टडी, लेकिन सिलेबस से पूरा नहीं मिलता आपको। लेकिन कुछ केस स्टडी ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं लैंडमार्क केस स्टडी। लैंडमार्क उस केस के बाद वो प्रोविजन निकल के आया, प्रोविजन बनाया गया। एग्जैक्टली रियल केस स्टडीज गाइस, माधव एग्जैक्टली बेटा। तो हम पढ़ते हैं आज केस स्टडी। तो आज जानो, इस केस को आप जितनी बार पढ़ो, कहीं भी पढ़ोगे, डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल पार्ट पढ़ने वाले हैं। लिखते हैं, समझना, नोट करते हैं। आओ बेटा कहानी समझ आता हूं। तो केस स्टडी का नाम है बेटा सैलोमन वर्सेस सैलोमन। आज जानोगे इसकी रियल सच्चाई, क्योंकि एक्चुअली दिस केस स्टडी ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने आंसर में लिखना होगा। अगर आपसे कॉर्पोरेट वेल पूछा गया या सेपरेट लीगल एंटिटी पूछा गया, तब आपको केस स्टडी लिखना होगा एग्जाम के अंदर। तो आओ समझाता हूं केस लो कैसे है। और हमारा केस स्टडी पढ़ने का पैटर्न एकदम डिफरेंट है गाइस। ये माय पैटर्न। क्या पैटर्न है सर? हम पढ़ते हैं एनएसपीसी। मैं हमेशा बोलता हूं जितने भी लॉ में केस स्टडी है, ये पैटर्न है एनएसपीसी, नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट। ये पैटर्न पहले समझा चुका हूं बच्चों को। एक ऐसा पैटर्न जिसकी हेल्प से आप किसी भी केस स्टडी को याद कर सकते हो, और जो सब केस स्टडीज पर अप्लाई होता है। आओ बात करते हैं क्या है केस स्टडी। वेरी गुड क्वेश्चन को याद है। एनएसपीसी, एन इज कॉल्ड नेम। आज के बाद जब भी किसी लॉ, किसी भी एक्ट में आप केसेस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले नेम याद रखिए। नंबर 2 फिर आएगा स्टोरी पार्ट, स्टोरी मैं सुनाऊंगा इस क्लास में तुम्हें। फिर आएगा प्लेंटिव, प्लेंटिव बोलते हैं जिसने केस फाइल किया। फिर आएगा कोर्ट जजमेंट जो मुझे आप दोगे। तो आज वाली क्लास में अभी मैं आप लोगों से इस केस की स्टोरी सुनाने के बाद जजमेंट मांगने वाला हूं कि बताना मुझे क्या जजमेंट पास किया गया होगा। आओ सुनते हैं। तो गाइस इस कहानी की शुरुआत होती है सैलोमन वर्सेस सैलोमन। क्या है सैलोमन और सैलोमन? मिस्टर सैलोमन एंड सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आई कैन यूज द वर्ड सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये रियल केस था। सैलोमन वर्सेस सैलोमन शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन में कहानी में ट्विस्ट क्या सुनना। ये कहानी शुरू होती है गाइस एक पर्सन से जिसका नाम है
अब प्लीज स्टोरी को सब सुने, ये रियल स्टोरी है। और पहली बात, केसेस में सारे रियल केस स्टडी होते हैं हमेशा। तो कहानी में एक पर्सन, इसका नाम है बेटा मिस्टर सेलोमन। सेलोमन कौन था? सेलोमन, ये कहानी इंग्लैंड की है बेटा, सुनना। सेलोमन कौन था? सेलोमन इंग्लैंड में एक लेदर शू मैन्युफैक्चरर था। क्या था? ए लेदर शू मैन्युफैक्चरर। लेदर शू, लेदर के जूते बनाया करता बेटा, ठीक है। और क्या था? एक सोल प्रोपराइटर, कोई कंपनी वंपनी नहीं थी इसके पास में, ये अकेला अपना बिजनेस रन करता था। सोल प्रोपराइटर, समझना सीक्वेंस में, समझना कहानी को, और जो आज पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में लिख के आनी है डिट्टो। तो क्या बोला? सेलोमन जो कि एक लेदर शू मैन्युफैक्चरर था इंग्लैंड में और सोल प्रोपराइटर था, क्या करता था? ये इंग्लैंड के अंदर वहां की आर्मी के लिए जूते बनाता था बेटा। ये शू मैन्युफैक्चर करता था वहां की आर्मी के लिए। इसके पास इन शॉर्ट गवर्नमेंट के टेंडर थे जहां पे शू मिलता था इसको। एक दिन क्या हुआ, सेलोमैन को ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं जिस तरीके से आर्मी के लिए शूज बना रहा हूं, तो बाकी अदर एरियाज में भी मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड क्यों ना करूं। जब मेरा शू बन के इतना अच्छा बिकता है, तो मैं क्यों ना अपने उस शू मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट को एक्सपेंड करता हूं, बढ़ाता हूं। तो क्या किया इसने? इस काम के लिए इसे चाहिए थे पैसे, इसे पैसों की रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात, एक्सपेंशन करोगे बिजनेस का पैसा लगेगा। तो सेलोमैन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए क्या किया, ये सोचा भैया इतना बिजनेस चलता है तो लोग पैसा दे देंगे। तो क्या किया सेलोमैन, पैसा लेने के लिए पहुंचा कुछ लोगों के पास, पैसा लेने के लिए कुछ सप्लायर्स के पास, कुछ लोगों के पास पहुंचा, और वहां जाके सेलोमैन ने मांगा पैसा। और जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों ने सेलोमैन को पैसा देने से कर दिया मना, कि सॉरी भाई साहब, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? बोला बात ऐसी है सर, आप जो बिजनेस करते हो, माना बिजनेस सब अच्छा है, लेकिन आप एक अकेले प्रोपराइटर हो और हम आप पर बिलीव नहीं कर सकते। कि सिंपल सी बात, अगर कंपनी होती तो बात अलग थी, बिलीविंग पॉइंट बनता है, कंपनी की लायबिलिटी अलग होती है। बट एक्चुअली बात करें तो सर आपके ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे, पैसा देने से मना कर दिया। सलोमन को ये बात इतनी बुरी लगी, उसने क्या किया, उसने प्लान किया कि अब मैं नहीं रुकूंगा और मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। तो सलोमन ने क्या किया गाइस, सीक्वेंस सुनना, पैसा देने से मना किया। दूसरी बात, सलोमन ने क्या किया, इसके बाद सलोमन ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, इसका नाम था बेटा सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। मतलब सिंपल सी बात, ये कंपनी किसने बनाई? ये कंपनी बनाई सलोमन एंड मिस्टर सलोमन ने बनाई। अब कंपनी बनाई जाती है, आप पढ़ते हो आगे से, देखो पूरा बहुत सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा इसके अंदर। एक वर्ड आया सेलोमन कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी बनाई। और नॉर्मली आप जानते हो लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी इज 7 मेंबर्स। तो क्या किया सेलोमन, बोले यार अब मैं कैसे करूं, मैं तो अकेला हूं, कंपनी बना रहा हूं। तो कंपनी बनाई तो उसने क्या किया, खुद को, एक खुद सेलोमन, एक सेलोमन की वाइफ बीवी, और सेलोमन के 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी। सेलोमन के 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी, 7 लोग पूरे हो गए। और उन्होंने क्या किया, सेलोमन ने इनिशियली इन्हीं 7 लोगों को मिलकर कंपनी बनाई। और क्या किया, बोला ठीक है भैया, अब कंपनी बन चुकी है, मेंबर्स पूरे हो चुके हैं। अभी तक शेयर की बात नहीं आई है, बहुत से बच्चे इसको पढ़ चुके हैं, गलत पढ़ा हुआ बेटा, आज सीक्वेंस सीख लो कैसा ही है सीक्वेंस। तो क्या हुआ उसके बाद में, हाँ ब्रह्मास्त्र बेटा, एग्जैक्टली बेटा, यस एनएसपीसी। तो क्या बोला, यहां तक क्लियर हुआ? क्या हुआ, पैसा मांगा नहीं दिया, कंपनी बनाई। अब क्या हुआ, कंपनी बना ली, कंपनी तो बन गई। तो सेलोमैन बोला कंपनी कुछ काम भी तो करेगी। तो सेलोमैन ने क्या किया, सेलोमैन ने अपना चलता हुआ बिजनेस, जो लेदर शू मैन्युफैक्चर का बिजनेस था गाइस, वो बिजनेस बेच दिया इस कंपनी को। मतलब अपना ही बिजनेस किसको बेच दिया, अपनी ही बनाई हुई कंपनी को बेच दिया, कि आज के बाद सेलोमैन कंपनी लिमिटेड क्या काम करेगी, वो लेदर शू मैन्युफैक्चर करके बेचेगी। अब वो बिजनेस बेच दिया, अब जब बिजनेस बेचा जाएगा तो फ्री में थोड़ी जाएगा बिजनेस बेचा हुआ, तो उसके लिए पैसा आएगा। तो क्या किया सेलोमैन ने, अपने क्या बोला, कंसिडरेशन में जो बिजनेस बेचा उसके कंसिडरेशन में क्या लिया, मतलब बदले में क्या लिया, अपना ही बिजनेस अपनी कंपनी को, पर दिखाने क्या लिया, बोला भैया मुझे कुछ कैश चाहिए। कुछ कैश लिया, कुछ शेयर लिए और कुछ डिबेंचर्स लिए। कुछ कैश, कुछ शेयर, कुछ डिबेंचर। राउंड फिगर में लिखता हूं, 9,000 के करीबन कैश लिया था, 20,007 शेयर लिए थे, और करीबन 30,000 करीब उसने डिबेंचर वाला पार्ट लिया, 10,000 डिबेंचर के करीब लिया था। तो इन टोटलिटी के अंदर अराउंड 30,000 के अप्रोक्स, 30,987 के अंदर टोटलिटी में उसने अपना
बिजनेस उसको बेच दिया बिजनेस। तब आगे क्या हुआ, आगे सुनते कहानी, अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। जो 20,007 शेयर थे, वो शेयर उसने अपने आपस के मेंबर को डिवाइड किए। क्या किया उसने, 20,001 शेयर अपने पास रखा और एक एक शेयर अपने बाकी 6 घर के मेंबर को दे दिया, ताकि हर एक मेंबर के पास एक एक शेयर हो। आज आप सुनते हो, पढ़ते हो गाइस, कि नॉर्मली मेंबर सब्सक्राइबर वो कहलाएगा जिसके पास मिनिमम एटलीस्ट 1 शेयर होगा। तो सैलोमैन ने जो शेयर मिले थे वो शेयर आपस में डिवाइड कर दिए, ताकि मेंबर सब्सक्राइबर भी कहलाएं, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, चल रही है। अब क्या हुआ, सैलोमैन ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, सैलोमैन ने अब गया वो दोबारा से उन सप्लायर के पास कि यार लाओ, अब तो मैंने कंपनी बना ली, तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे थे, कंपनी को तो दोगे। और वो लोग तैयार हो गए, वो लोग तैयार हो गए और उन्होंने कंपनी को क्या दिया, लोन दे दिया गाइस, कंपनी को पैसा उधार दे दिया। और कौन सा दिया, डिबेंचर्स दिए। हालांकि यहां पे ध्यान रखना, हालांकि सैलोमन खुद कंपनी का डिबेंचर होल्डर है। वो भी कौन सा था, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर का मतलब होता है गाइस ऐसा डिबेंचर होल्डर जो कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर रहता है, कि कल कंपनी डूबेगी तो कंपनी की संपत्ति को बेचकर भी लोन चुकाया जाएगा। लेकिन यहां जो लोग आए ये बने कंपनी के अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। क्या बने, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। ये कहानी यहां तक चली, अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा लैंडमार्क केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ू। अब क्या होता है, इतना होने के बाद पैसा उसके पास आ गया। अब वो बिजनेस में उसने लगाना चालू किया, बिजनेस बढ़ना चालू हुआ, लेकिन वक्त बदल गया। वक्त कैसे बदल गया, सडनली जिस लेदर शू मैन्युफैक्चरिंग में वो काम कर रहा था, मार्केट में और कॉम्पिटिटर आ गए और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम सैलोमैन से डीलिंग नहीं करेंगे, अब हम सैलोमैन से शूज नहीं लेंगे। जिस भरोसे पर, जिस बेसिस के ऊपर सैलोमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहा था, वही भरोसा टूट गया वहां पे उसका। और फाइनली सैलोमैन के बिजनेस में आ गया लॉस, तो धंधा बंद हो गया भैया, काम बंद हो गया। तो क्या हुआ, अब सैलोमैन कंपनी लिमिटेड को हो गया बेटा लॉस। तो लॉस तो हुआ, अब लॉस बियर भी कब तक करेगा, लॉस चलता रहा और चलकर क्या हुआ, दैट लॉस बीइंग कन्वर्टेड इनटू ह्यूज लॉसेस। गाइस दो कंडीशन याद रखना, जब भी लॉस वर्ड पढ़ता है, लॉस मतलब एक ऐसी कंडीशन जब बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है, बट ह्यूज लॉस का मतलब है सिचुएशन वेयर बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड एक्सेप्ट एट लॉस। एक ऐसी कंडीशन जब बिजनेस बिना लॉस के चल ही नहीं सकता, वो हुआ सैलोमैन कंपनी लिमिटेड में। और याद रखना ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है वो भी सुन लो, हैंड टू हैंड रियल सुन लो। जब भी कोई बिजनेस, कोई कंपनी ह्यूज लॉस में जाएगी तो क्या करता है, कोर्ट उस कंपनी को बंद करने के लिए ऑर्डर पास करता है। और वही हुआ, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सैलोमैन कंपनी लिमिटेड को बंद करने के लिए, लिक्विडेशन करने के लिए कि बंद करो, और कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको रियलाइज करके, उसको बेचकर सभी लोगों का पैसा चुकाया जाए। ये कंपनी के कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, लिक्विडेशन। आप समझ आ रहा है कहां से आए शेयर, कितनी अमाउंट कहां क्यों लिखी। ओके एग्जांपल, नॉर्मली जब भी ये केस पढ़ाया जाता है, मैंने नॉर्मली जो देखा है, या तो बच्चों को सिर्फ ये बताया जाएगा, ये बताया जाता है, बच्चों को समझ में नहीं कि 20,007 शेयर थे किसके लिए, वो वहां से आए थे बेटा। आगे आता हूं, यस बेटा। अब क्या हुआ, कंपनी लिक्विडेशन में गई, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टीज को, असेट्स को बेचा जाएगा और बेचने के बाद उस पैसे से कंपनीज के जो लोन होंगे वो चुकाए जाएंगे। और यही होता है लिक्विडेशन के अंदर, यही होता है लिक्विडेशन के अंदर। वही करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जब ऑर्डर पास कर दिया, अब क्या हुआ, और जब कंपनी की ऑर्डर पास करने के बाद जब कंपनी की प्रॉपर्टी को रियलाइज कराया गया, दैट मींस बेच दिया गया, तो पता चला कंपनी के पास अराउंड 6,000 के करीब अमाउंट बचती है, 6,000 पाउंड के करीब पैसा अब निकल के आया, 6,000 पाउंड। और जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ने पैसा दिया था वो भी अराउंड 7,000 पाउंड के करीब था। मतलब सिंपल सी बात, इस पैसे से अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर का पैसा पे किया जा सकता था। ऑलमोस्ट कम कम मिलता, बट मिलता जरूर। लेकिन यहां पर अब सैलोमैन आया सामने साक्षात, बोला माना कि भैया शेयर वाले को पैसा नहीं दोगे क्योंकि लॉस में है कंपनी, लेकिन मैं तो भैया सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर हूं, मैं तो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर हूं, ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, ये पैसा मुझे मिलेगा। क्या बोला, ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, अनसिक्योर्ड को मत दो, ये पैसा तो राइट मेरा बनता है।
सिक्योर्ड का मतलब ही क्या होता है कि जब कंपनी लॉस में जाएगी तो पैसा उसे पे किया जाएगा। अभी पगला गए, अरे क्या बात कर रहा भैया है भाई। एग्जांपल, कंपनी भी तेरी, पैसा भी तेरा, और लास्ट में बचा हुआ पैसा वो भी तू ले जा, वो भी तू लेके जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो यहां पर झगड़े वाली कंडीशन क्रिएट हो गई। ये बोले भैया पैसा हमें मिलना चाहिए क्योंकि सेलोमैन खुद कंपनी का मालिक है, उसने कंपनी बनाई, उसी ने कंपनी बनाई, सेलोमैन ही मालिक है, तो भैया पैसा उसे क्यों दिया जाएगा? पैसा हमें पे करो। और एट द एंड क्या हुआ, पहले समझना फर्स्ट केस में क्या हुआ। अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर पीछे पड़ गए किसके? सेलोमैन के। वो सेलोमैन के पीछे पड़ गए। सुनना, बड़ा बड़ा मजेदार ट्विस्ट आने वाला, ट्विस्ट आएगा यहाँ पे। सेलो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर सेलोमैन के पीछे पड़ गए कि तेरे को हमने पैसा दिया था, हमारा पैसा निकाल, लेकिन तू पैसा मांग रहा है यहाँ पर। पता कितना समझदार इंसान था। उसने बोला टेंशन मत लो, तुम सही कह रहे हो, चलो एक काम करते हैं, हम कोर्ट चलते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये आइडिया नहीं होगा कि क्यों केस स्टडी के अंदर सेलोमन वर्सेस सेलोमन लिखा जाता है, जबकि अनसिक्योर्ड लिखना चाहिए था ना। किसने किस पे केस फाइल किया? नाम सेलोमन का आता है। कहां से आया केस? सुनो, अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर ने क्या किया? अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर ने गाइस सेलोमैन को पीछे पड़ा। सेलोमैन ने बोला कि सही कह रहे हो भाई लोगों, तुम्हें पैसा मिलना चाहिए, काम करते हैं, कोर्ट चलते हैं। और सेलोमैन ने उन सारे अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के बिहाफ पर केस फाइल कर दिया अपनी ही कंपनी पर, अपनी ही कंपनी पर, ऑन बिहाफ ऑफ अदर अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स ये केस फाइल किया गया। अब क्या हुआ? केस जा चुका, मतलब who is the plaintiff in this case? Answer is Salomon filed a suit against his own company, Salomon Company Limited, guys. कोर्ट केस में पहुंचा। अब रिप्लाई मुझे आप लोग करोगे, सुनना ध्यान से। जब कोर्ट केस में पहुंचा, केस कोर्ट में पहुंचा, तो वहां पर पहला प्रश्न कोर्ट ने क्या पूछा? कोर्ट ने पहला प्रश्न पूछा, भाई तुम में से सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर कौन? कौन? बताओ कौन? हु इज द सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर? Who is a secured debenture holder in this case? कौन था? Tell me. Reply करो। यश, बताओ। माधव, असलन, अदिति, सिद्धार्थ, कौशल, सेलोमेन। तो बोला एज पर द लॉ तो भैया पैसा इसको मिलना चाहिए। ये बेचारे रो तो रहे थे और रोने लग गए, क्या बात कर रहे हो सर, एकदम गरीब बनाओगे क्या हमको? तो फाइनली क्या हुआ? जब बात पूछी गई तो ये लोग चिल्लाने लगे। कोर्ट क्या बोला पता है? कोर्ट ने उस दिन जजमेंट दिया कि बेशक कंपनी सेलोमैन ने बनाई, लेकिन जो कंपनी बनाई गई थी, गाइस सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, कंपनी अलग एग्जिस्टेंस रखती है। क्या आपने पैसा किसको दिया? किसको दिया पैसा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ने पैसा किसको दिया? टेल मी, किसको दिया? कंपनी को दिया था या सेलोमैन को दिया था? टेल मी। हाँ, क्या गजब दिमाग शुभम, यही दिमाग था बेटा। हाँ, राजू भाई निकला सेलोमैन। हाँ नाइस। किसको दिया? कंपनी को दिया। तो कंपनी से मांगो ना। और कंपनी के एज पर द रूल्स, एज पर द लीगल रूल ऑफ द कंपनी एक्ट, पैसा उसको मिलता है जो सिक्योर्ड होता है। और ये जजमेंट पास किया गया कोर्ट की साइड से। कोर्ट ने कहा पैसा सेलोमैन को मिलेगा, ना कि अनसिक्योर्ड को मिलेगा। मतलब पैसा सिक्योर्ड को मिलेगा, ना कि अनसिक्योर्ड को मिलेगा। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर पैसा सेलोमैन के नाम पर दिया गया। अब मुझे बताओ, यहां से एक आधार निकला, एक बेस निकल के आया, इसे हम आज पढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड गाइस सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट विच मींस कि भैया जो कंपनी बनाता है, जो कंपनी बनाता है और कंपनी, इन दोनों का एग्जिस्टेंस, इन दोनों की एग्जिस्टेंस लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में अलग है। मेंबर अलग, कंपनी अलग। और याद रखना, ईच एंड एवरी कंपनी, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी कंपनी। इंडिया में 25 लाख से ज्यादा कंपनीज हैं, जानते हो? अराउंड मोर देन 25 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। यू कैन चेक ऑन गूगल ऑल्सो। इतनी कंपनीज हैं गाइस। तो क्या सब कंपनी के मेंबर अलग? आंसर इज यस। मेंबर्स कभी भी कंपनी की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होते। इसके एक्सेप्शन आएंगे आगे लिफ्टिंग ऑफ कैपिटल में, लेकिन यहां पर बोला क्या? बोला मेंबर्स नॉर्मल जनरली कंपनी की लायबिलिटी के लायबल नहीं होते। वेरी गुड रीना, वेलकम बेटा। असलन, यस एग्जैक्टली। हाँ, सर मैंने भी डिग्री नहीं है ना तुम्हारे पास, इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, लाइन क्लियर हुआ? तो यही हुआ इस केस में, और वहीं से केस स्टडी निकला, पॉइंट निकला, प्रोविजन सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो समझ में आया? क्या एक केस स्टडी क्लियर हुआ? और क्या इस केस स्टडी का सीक्वेंसिंग लिख पाओगे बेटा, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर बेचा गया, फिर मना किया? लिख पाओगे?
क्योंकि यही लाइंस अपने पास में, हालांकि मैं लिखना भी सिखाऊंगा बाद में, जब आपके सीरीज चलाऊंगा उस टाइम में लिखवाने चाहूंगा एग्जाम से पहले। यस, ये केस स्टडी अब मैं कभी नहीं भूलूंगा, शुभम कह रहा है। नाइस बेटा, भूलना भी नहीं है। हाँ, लिख पाएंगे सर, यश कह रहे हैं। नाइस, डन डन माधव, डन है गाइस। तो दिस इज अ प्रोविजन, द सेकंड फीचर ऑफ कंपनीज हमने पढ़ लिया अपने पास। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पे आए। और याद रखना अभी, सुन लो, काम की बात और बताता हूं। जो तुमने अभी पढ़ा है बेटे, इसी को एक और नाम देते हैं जो हमारे टॉपिक आएगा आगे, कॉर्पोरेट वेल। आपके सिलेबस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आएगा, द वर्ड इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वेल। ये उसी का नाम है। मतलब वहां भी कॉर्पोरेट वेल जब वर्ड आएगा, कॉर्पोरेट वेल, पर्दा है पर्दा, वो गाना चलाएंगे उस टाइम में, तो वही है ये वाला पार्ट बेटा। तो वहां भी आगे इसको टॉपिक में हम आने वाले, एकदम क्लियर है सर। यस, पर्दा पर्दा वाला, हाँ बेटे। और लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुमने लास्ट टाइम मेरी मीम बनाई थी, मुझे पता बच्चों ने। हाँ नहीं तो बताओ, पर्दे वालों बताओ, आगे आओ। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, लिखते हैं थर्ड प्रोविजन। अगला प्रोविजन है गाइस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैं काम करता हूं, सारे फीचर लिखता हूं, फिर समझा देता हूं, ठीक है? ओके, समझना। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बोलते रहो, तुम बताओ नेक्स्ट कौन सा? फोर्थ, ये हो गया। लिखो परपिचुअल सक्सेशन। पहले लिख रहा हूं, फिर समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। परपिचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट, फिफ्थ, लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सिक्स इज कॉमन सील। ये सारे फीचर लिख रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम किए। सेवेंथ, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट मैनेजमेंट, सेवेंथ। एट्थ, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी। तो 8 पढ़ते हैं, 8 पढ़ लेते हैं, या 8 पढ़ते हैं फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है? समझते ध्यान से, आओ बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सुनो ध्यान से, हाँ जी, आओ। सर आपकी पर्दे वाली मीम याद है मेरे को, हाँ और नहीं तो बताओ, मैं ऐसे से कर रहा था, अगर हाँ बना दिया घूंघट वाले पे, बताओ नालायक। सुनो, आओ, नाइस, कॉमन सील, वेरी गुड बेटा। आओ तो समझा जाए इन सारे फीचर्स को। अब मैं चाहूंगा हर बच्चा अगले 15 मिनट पूरा फोकस सामने रखे, क्योंकि ये पूरा पार्ट रिवाइज करवाने वाला हूं, सुन लो खाली अभी, ठीक है? आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, सुनते रहना बस सामने। सेकंड, थर्ड फीचर है गाइस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी को एक पर्सन कहा गया बेटा, कंपनी को एक पर्सन माना गया है। पर्सन क्या होता है भाई? हम भी तो पर्सन है। तो पर्सन दो टाइप के, नेचुरल, इसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल। तो जो हम है, हम कहलाते हैं नेचुरल पर्सन, बट कंपनी को बोला गया भाई तू है आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल मतलब इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में। कभी सुना है क्या कंपनी की मम्मी, कंपनी के पापा? है, बताओ, सुना है क्या? कंपनी की मम्मी थी, वोडाफोन आइडिया वी बन गया, वोडाफोन और आइडिया मिलके वी बन गया, क्या बोलोगे? शादी होगी दोनों की? ओ वाह वाह, कंपनियों की शादी होगी, शादी होगी, ऐसा नहीं ना। आज जितनी भी कंपनीज हैं, टाटा है, रिलायंस है, क्या इन कंपनीज के जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, क्या बोलते हो? बच्चे हैं उनके? ओ कंपनी के बच्चे हैं, कंपनी के बच्चे हैं। फास्ट ट्रैक, टाइटन, टाटा की क्या बोलोगे? टाटा टी, टेटले, क्या बोलोगे? जैगुआर, लैंड रोवर, क्या है ये? टाटा कंपनी के बच्चे हैं, ऐसा नहीं। अरे वाह वाह नालायक, सुनो ध्यान से बात को। तो कहने का मतलब क्या निकल गया है? ये थोड़ी कहते हैं। तो प्रैक्टिकली लॉ के अंदर कंपनी को पर्सन कहा गया कि कंपनी आर्टिफिशियल, व्हाट इट मींस, इसका मतलब होता है बेटा कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करने के बाद बनती है, ना कि नेचुरल बर्थ से। जिस तरह हम पैदा हुए वैसे पैदा होती है। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, रीजन इज क्योंकि ये ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उन्हें फॉलो करने के बाद, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। याद आ गया? उसके प्रोविजन फॉलो करने के बाद बनी है, ना कि नेचुरल बर्थ, नॉट बाय नेचुरल बर्थ। दूसरा पार्ट, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सिंपल सी बात, कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बाय इट्स ओन नेम, अपने खुद के नाम से। अब मुझे बताओ, कल को तुम टाटा कंपनी के शेयर खरीदते हो, समझना, कल को आपने टाटा कंपनी के शेयर परचेज किए, टीसीएस के शेयर लिए, तो क्या होता है?
क्या रतन टाटा का नाम आता है ऊपर? नहीं सर, कंपनी का नाम आता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया वो कंपनी से किया भाई, मेंबर से नहीं करते आप कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए क्या बोला, कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी खुद के नाम से डीलिंग कर सकती है, कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। बट मुझे बताओ कि कंपनी शादी कर सकती है? नेचुरल पर्सन, क्या कंपनी के बच्चे होते हैं? नहीं होते। सुना है कंपनी की गर्लफ्रेंड कंपनी का बॉयफ्रेंड? नहीं ना, नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या निकला, कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह बाकी काम नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी के पास ये राइट्स हैं कि वो खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। बट कंपनी को जेल, सुना है कि कंपनी जेल चली गई? सुना है कंपनी में गड़बड़ी हुई, कंपनी जेल चली गई, कभी होता है? वेरी गुड। कैन नॉट टेक ओथ, कैन नॉट बी डाइवोर्स, कैन नॉट मैरी। एग्जैक्टली, समझ में आया? तो कहने का मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए उसके पास राइट्स भी है कॉमर्शियल डीलिंग करने का। बोलो क्लियर हुआ? नंबर 2, नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड परपीचुअल सक्सेशन। सर ये क्या सक्सेशन मतलब? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा, कंपनी के मेंबर, देख रहे हो, कंपनी के मेंबर मरे या जिए, सुन लो, रिलायंस का नाम क्यों लेता हूं मैं? इसलिए लेता हूं, सुनो, धीरू भाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी दोनों ने मिलकर रिलायंस कंपनी को चालू किया। आज धीरू भाई अंबानी नहीं रहे, मर गए, कंपनी बंद हो गई क्या? कंपनी बंद हो गई? नहीं। कल को सबका टाइम आएगा, सबका वक्त आएगा, जाएंगे चले जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए लोग कहता है भाई कंपनी का एग्जिस्टेंस ही ऐसा है, कंपनी बना रहे हो इसलिए बना रहे हो, कंपनी तुम लोग बिजनेस इसलिए कंपनी में करते हो तुम, कि भैया वट एवर द सीन इज, मेंबर्स में कम और गो, रिटायरमेंट ले ले, इंसॉल्वेंट हो जाए या कम मर जाए, क्या बोल रहा हूं, इवन द मेंबर ऑफ द कंपनी, सुनना ये रियल है, मैं बना के थोड़ी लिख रहे हैं, लॉ में प्रैक्टिकल है और इट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल लॉ ऑल्सो। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, इवन क्या लिखूं, इवन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स, भैया रिटायरमेंट ले लो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मरना है मर जाओ मरना है मर जाओ, मतलब मर गए तो भी कुछ नहीं होगा, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाओ, कंपनी के बिजनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के बिजनेस पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब द बिजनेस ऑफ द कंपनी स्टिल इन एग्जिस्टेंस, द बिजनेस ऑफ कंपनी स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होता, कंपनी को बंद करने का राइट लो के पास में है। बोलो क्लियर हुआ? एंड दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, इन विच यू हैव ए केस स्टडी, ली वर्सेस ली, जो मैंने आपको पेड क्लास में पेपर डिटेल में पढ़ाई है आपको। ली वर्सेस ली कौन सा केस है? बच्चा गुजदार वर्सेस सीआईटी, द केस लो, कमीशन इनकम टैक्स वाला केस स्टडी। तो वहां पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने इस पे केस स्टडी बता दिया पहले से। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। अक्सर बच्चे मानते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। भाई क्यों होती है? जबकि लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करके आते हैं हम लोग, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। सुना है? द वर्ड इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। तो हम लिमिटेड क्यों लिखते हैं वो भी जान लो, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी दो टाइप की, पहली कौन सी? लिमिटेड, दूसरी कौन सी? अनलिमिटेड। हालांकि टाइप ऑफ कंपनी में दोबारा टॉपिक आएगा, ये वाला डिटेल में बताऊंगा। तो लिमिटेड में क्या, लिमिटेड बाय शेयर, और दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो प्रैक्टिकली मुझे बात बताओ, पूछूं क्या कंपनी की खुद की लायबिलिटी होती है, यस और नो? टेल मी, जवाब चाहिए मुझे इस बात का, क्या कंपनी की लायबिलिटी होती है, यस और नो? हाँ, गर्लफ्रेंड तो हमारी ही नहीं है, कंपनी की कहां से होगी? नालायक शुभम, नालायक। टेल मी, होती है नहीं होती है? क्या कंपनी की लायबिलिटी होती है, हाँ या ना? आर्टिफिशियल पर्सन है, बताओ, टेल मी। यस यस यस, अब सब कह रहे हैं यस, आंसर इज यस। हाँ, कंपनी की लायबिलिटी लोग कहेंगे नहीं होती, मैं कह रहा हूं होती है। कैसे होती है पता है? कंपनी की लायबिलिटी होती है कौन सी? जो मेंबर डिसाइड करेंगे। मतलब सिंपल सी बात, आज अगर 7 8 10 लोग 10 लोग मिलके कंपनी बनाते हैं और कहते हैं भैया आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई देख बात ऐसी है, कल को बिजनेस डूब गया, कंपनी का बिजनेस डूब गया जिसमें पैसा लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया कल को कंपनी डूब गई, तो डूब गई तो हमारी जो अमाउंट है हम सिर्फ उतना ही अमाउंट देंगे जितना हमने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अगर मान लो एक एक पर्सन ने बोला था कि कंपनी के अंदर मान लो एग्जाम्पल 5 लाख लगाया इसने, 10 लाख लगाया एक ने, तो कंपनी बोल रहा है भैया जितने का हमने पार्ट लिया, जितने का शेयर लिया, अगर 10 रुपए का शेयर था, मैंने 6 रुपए पे कर दिए और 4 रुपए से पहले पे नहीं हुए थे, कंपनी का बिजनेस डूब गया, तो मेरी लायबिलिटी 4 रुपए देने की है।
मैं पूरे बाकी अमाउंट पे नहीं करूंगा, उसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। ये डिटेल में पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ कंपनी के अंदर, दोबारा पढ़ाऊंगा, ये पार्ट दोबारा आएगा आगे, यहाँ पे सुन लो अभी यहाँ पे। तो लिमिटेड बाय शेयर मतलब द मेंबर ऑफ द कंपनी विल बी लायबल ओनली अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, जो अनपेड अमाउंट है उस पर लायबल होंगे। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी किसको बोलते हैं पता है? व्हाट इज द गारंटी? और कहां पे होती है? कंपनी का नाम पता है? एनी आइडिया ऑफ इट? एनी आइडिया? लिमिटेड बाय कंपनी का एग्जांपल है तुम्हारे पास? रिप्लाई करो। बताया था। नाइस, यस, बहुत बढ़िया बेटे, एग्जैक्टली। यार इस्कॉन टेंपल, बंगला साहिब गुरुद्वारा, अमृतसर गुरुद्वारा, साउथ के टेंपल्स, यस, नाइस बेटे। लिमिटेड बाय गारंटी की ये सर मंदिर मस्जिद है, कंपनी है, यस। सुन के हैरानी होगी उन बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं। गाइस सुनना, मंदिर मस्जिद हम सुन रहे हैं वाले गुरुद्वारे, ये क्या है? ये कंपनीज हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सेक्शन 8 कंपनीज, इन्हें बोलते हैं चैरिटेबल कंपनीज गाइस। ऐसी कंपनी जिनमें जो पैसा आता है उस पैसे को प्रॉफिट में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जो पैसा आएगा वो उसी बिजनेस में, उसी काम में लगाया जाएगा। बिजनेस बोल रहा हूं मैं इस टाइम पे, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज में आती हैं चीजें। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी सुन लो खाली। ऐसी कंपनीज के अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट नहीं होती है, सिर्फ अनपेड अमाउंट तक नहीं है। कहां तक होती है? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन, अमाउंट गारंटी। जितनी अमाउंट गारंटी करते हैं वो अमाउंट तक इनकी लायबिलिटी होती है। कल को हमारा एग्जांपल के लिए हमने एक मंदिर खोला सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, ओपन किया, कल को पहली बात तो बंद ही नहीं होगा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मान लो वहां नहीं आ रहा पैसा, ठीक है, और लॉस में जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा, काम बढ़ रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, डोनेशन चैरिटी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में लोग कहता है भैया वो लिमिटेड बाय गारंटी वाले पार्ट में मेंबर्स ने जो पहले दिन अपनी गारंटीड अमाउंट फिक्स की थी उन्हें वो पे करनी पड़ेगी। और ये रियल केस है गाइस। जितने मंदिर मस्जिद एनजीओ सुनते हो ना, सब लोग सेक्शन 8 कंपनीज के पार्ट बनते हैं। हाँ, लो ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, एग्जैक्टली शुभम नहीं छोड़ा बेटा, यस। दूसरा, अनलिमिटेड का मतलब होता है बेटा द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी पर्सनल लायबल। मतलब सिंपल सी बात, ऐसा केस जहां पर मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? पर्सनल, मतलब घर के बर्तन बिक जाएंगे, 3 बीवी 2 बच्चे रोड पे आ जाएंगे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। इसलिए प्रेफरेबल क्या होता है? कौन खोलेगा ऐसी कंपनी घर से पैसा लगाना पड़े, इसलिए अनलिमिटेड वर्ड नहीं लेके चलते, क्योंकि प्रैक्टिकली कोर्ट इसको एज ए पनिशमेंट यूज करता है। इसलिए तो मेनली वर्ड क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। इसलिए हम फीचर्स में लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ते हैं, ना कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ते हैं। आइडिया मिला? हालांकि यही वाला पार्ट डिटेल पार्ट में आगे पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ कंपनी वाले पार्ट में, जहां पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी, वो प्रॉपर बताऊंगा इस बारे में। और ठीक है, अभी सुन लो खाली, आगे आते हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस कॉमन सील। किसे कहते हैं कॉमन सील? सुने, कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील होती है बेटा कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। किसी भी कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को, सर मतलब क्या होता है? सुन लो, ये ना राजाओं महाराजाओं के टाइम चलता आ रहा है, पता है? ये कॉमन सील राजाओं महाराजाओं के टाइम चलता आ रहा था, अब इसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ। सुनना, एक होता है रबर की स्टैंप होती है, पेपर पे लगा तो पेपर उभर के आ जाती है वो। ये इट इज नॉट जैसे सिंपल स्टैंप नहीं है, सिंपल स्टैंप मारा लग गया, नो। पेपर प्रेस करना होता है, प्रेस करके वो पेपर पे उभर जाएगा ऊपर, उसे कॉमन सील कहते हैं गाइस। तो कंपनी के अंदर कॉमन सील का मतलब, हाँ, बोले तो मोहर, मोहर खाली बेटा वो भी होती है, पर हाँ वर्ड है कॉमन सील। अभी मैं पिक्चर में दिखाता, नेक्स्ट में दिखाऊंगा, सुनो ध्यान से, अभी सुनते हैं। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? वर्ड नंबर 1, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर which is to be affixed on each and every document of company। ऐसा सिग्नेचर जो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट पे लगाना, अफिक्स करना मैंडेटरी होता है। लेकिन आज एक राज खुलेगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली सर कॉमन सील के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्शनल हो गया, पहले मैंडेटरी। इसका मतलब क्या हुआ? लेट मी टेल यू, सुनो ध्यान से। तो पहला वर्ड क्या बोला? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी व्हिच इज टू बी अफिक्स्ड, जिसे लगाया जाएगा, इज टू बी अफिक्स्ड किसके ऊपर? ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी लगाया जाएगा, नंबर 1। दूसरा पार्ट, पहले कंपनी का कॉमन सील मैंडेटरी होता था, लेकिन नाउ इन एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 15, 2015 में कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आई, चेंजमेंट आया, और चेंजमेंट के बाद क्या किया? नाउ टू हैव ए कॉमन सील, आई कैन यूज द वर्ड टू हैव ए कॉमन सील। अब आज के पास, कंपनी के पास कॉमन सील क्या है?
इट इज नाउ ऑप्शनल। अब मैं क्लैरिटी दूंगा इस बात के ऊपर, सुनना। 2015 से पहले, बिफोर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, to have a common seal with the company is mandatory. It was mandatory. But after the Amendment Act 15, to have a common seal is optional now. But option का मतलब ये नहीं है, सुन लो क्या बोल रहा हूं, ये बात बड़े ध्यान से सुनना। टू हैव ए कॉमन सील ऑप्शनल का मतलब ये है बेटा कि आज मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कॉमन सील तो है हमारे पास, लगाएंगे नहीं। नो, मैक्सिमम बच्चों के मन में ये आंसर रहता है कि ऑप्शनल है मतलब लगाओ ही मत। नो नो नो, इवन आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर पहली बार, अगर आपके पास में, आपकी कंपनी के पास कॉमन सील ली हुई है, आपने अप्लाई करके ले रखी है, तो आज भी इट इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप कॉमन सील के लिए अप्लाई करो या ना करो। कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, नहीं तो नहीं रख सकती। अगर कंपनी को कॉमन सील के अप्लाई करना ही नहीं है तो मत करो भाई, देन इट इज नॉट मैंडेटरी। बट टू हैव, अगर तुम्हारी कंपनी में कॉमन सील है तो तुम्हें आज भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसे अफिक्स करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट कंपनी लगाना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3 बात, आज इस कॉमन सील को यूज करके बहुत बड़े बड़े स्कैम हो चुके पहले पीछे। तो गवर्नमेंट ने नया पार्ट और क्या निकाला, इसी में निकाला था कि कॉमन सील अगर आपके पास है ऑप्शन, लेकिन अगर आपने कॉमन सील लगाई, इफ एनी पर्सन हैव अफिक्स कॉमन सील, अगर आप कॉमन सील लगाते हो तो बोला भैया सुनना, पहला वर्ड, इस कॉमन सील के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, ताकि कल को उन पर्सन को पकड़ सके, यार तू ही था तू ही था। तो सिग्नेचर किसके? प्रायोरिटी नंबर 1, सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले अगर कॉमन सील है तो कम से कम 2 डायरेक्टर, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, वो भी कौन से? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि उनकी कस्टडी में रहेगी। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे स्कूल में होता था, प्रिंसिपल की स्टैंप लगी, साइन करते थे वो लोग, खाली स्टैंप से काम नहीं चलता था। सेम एज लाइक हियर। दूसरा केस, दूसरा वर्ड, 2 डायरेक्टर नहीं है तो क्या करेंगे? तो उस केस में क्या बोला? एक डायरेक्टर। अगर देखो पहला प्रायोरिटी क्या है, द फर्स्ट प्रायोरिटी, सुन लो बड़े ध्यान से पॉइंट सुनना, पहली प्रायोरिटी 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी 2 नहीं है तो एक डायरेक्टर चलेगा और एक चलेगा सीएस, एक कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। 2 डायरेक्टर पहली क्राइटेरिया। नंबर 2, 2 नहीं तो एक डायरेक्टर और एक सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। सर सीएस का मतलब हम जो जानते हैं वही वाला, बेटा सुन लो, एक सीए, सीएस, सीएमए, इनका एक्चुअल मतलब क्या है आज की दुनिया में वो भी जान लो। While you're using the word, a company is having a CS, a company is having a CMA, this company is having a CA. What it means? जानते हो? सुनो, to have a CS means इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी CS से काम करवाते हो। No, ये as per the company act मीनिंग नहीं निकलता इसका। लॉ के अंदर प्रॉपरली मेंशन है। While using the word, you are having a CS, CS, CMA, it means कि तुमने उस CS को अपॉइंट किया हुआ है और उसका नाम विद रेम्यूनरेशन, कितना पैसा दोगे उसको, वो तुम्हारी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। वो तुम्हारी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन है। देन यू कैन से दैट योर कंपनी इज हैविंग ए सीएस गाइस। समझ में क्या बोला मैंने? योर कंपनी इज हैविंग ए सीएस, सीएस, सीएमए, दैट मींस कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने नाम मेंशन किया है उसका, आपने उसका रेम्यूनरेशन मेंशन किया, कितना पैसा लेगा वो आपसे। नंबर 2, पहला 2 डायरेक्टर, तीसरा क्या बोला? एक डायरेक्टर एक सीएस। और ये अगर मान लो नंबर 3, इफ ए कंपनी इज नॉट हैविंग ए सीएस, तब क्या होगा? सोचो। तो मेन तो यही वर्ड है, डायरेक्टर वाला वर्ड ही साइन होगा हमारे पास में। तो वर्ड क्या बोला? 2 डायरेक्टर, अदरवाइज 1 डायरेक्टर 1 सीएस। बोलो क्लियर रहेगा? क्लैरिटी मिली? याद रहेगा? आगे आ जाओ, हालांकि और पार्ट आगे भी दोबारा डील में आएगा। नेक्स्ट इज सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है भाई, मतलब मेंबर मैनेजमेंट नहीं कहलाता। नहीं, सुनो सुनो सुनो, कंपनीज का मैनेजमेंट के लिए लिखा सेपरेट मैनेजमेंट, तो मतलब मेंबर, मैनेजमेंट, कंपनी तीनों। हाँ, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी सिंपली मींस गाइस, याद रखना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सुन लो, बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। The board of directors of a company is termed as the management of the company, guys. Who are BOD?
who are elected by the vote of shareholders, जिन्हें सेलेक्ट किया शेयर होल्डर के वोटिंग से, those will be termed as board of directors. जब भी कहीं पे कंपनी लॉ के अंदर, यहां फाउंडेशन में और जब पढ़ोगे इंटर लेवल के ऊपर भी, वहां भी अगर आज के बाद कभी भी बोर्ड या बोर्ड डायरेक्टर वर्ड सुनोगे या मैनेजमेंट किसे कहते हैं ये वर्ड सामने आया, तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का मतलब होता है, क्लियरली याद रखना बेटा, क्लियर याद रखना, जिसे इलेक्ट किया गया है, किसने, शेयर होल्डर ने, जिन्हें चूज किया है। हो सकता है पॉसिबली कोई मेंबर का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेंबर ही होंगे। दे आर द एक्सपर्ट पर्सन, द स्पेशलाइज्ड पर्सन, जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आता हूं, लास्ट वन इज, सुनना, सेपरेट प्रॉपर्टी। इसमें भी केस स्टडी लिखवाया था मैंने, पेड क्लास के अंदर लिखवाया था, पेड क्लास में इस बात को समझाया था मैंने। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला केस, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला केस। बेटा बीओडी मतलब ये, शुभम स्टेक हो तो क्या सीएस नहीं बेटा, शुभम आप सीएस तो कहलाओगे, कंपनी का सीएस का मतलब आपके बारे में मेंशन है के अंदर, इसका मतलब ये होता है गाइस, एज पर द इंस्टीट्यूट, इफ यू आर हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यू विल बी टर्म्ड एज अ सीएस है ना, है ना। बट एज पर आप वेदर सीएस हो मेंबरशिप के हिसाब से, तो बट बीइंग कंपनी के लिए, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो दैट मींस आपको अपॉइंट किया उन लोगों ने, अपॉइंटमेंट जरूरी था वहां पे। क्लियर शुभम? ओके अच्छा बेटा, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं, ठीक है, द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज सेपरेट प्रॉपर्टी गाइस। कम अभी पहले पढ़ लिया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कंपनी ने परचेज की या कंपनी के लिए परचेज की गई, सुन रहे हो, कंपनी के लिए कंपनी ने परचेज की, ध्यान रखना, दैट प्रॉपर्टी ओनली बिलोंग्स टू द कंपनी, नॉट टू द मेंबर्स। आज कोई बोले कि रिलायंस कंपनी की जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस की खुद की गाड़ियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मानी फैमिली का है वो? टेल मी। सो थिंक अबाउट दिस, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, तो बीइंग ए शेयर होल्डर कंपनी, क्या बोलूं, अरे भैया मेरे को शादी करनी है, रिलायंस कंपनी का प्लॉट खाली करवा दो, शादी वहां करूंगा, क्या बोलोगे? क्या प्रॉपर्टी मेरी है? नहीं, नो नो नो। तो सिंपल सी बात, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी ओनली, नॉट टू द मेंबर्स, ये बात ध्यान रखना। दूसरा पार्ट ऑल्सो, जो केस में पढ़ाया था, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वाले केस में पढ़ाया हो आप लोगों को, मैंने लिखा हो आप लोगों ने पेड क्लासेस के अंदर, वो केस में लिखवाया था, पढ़ाया था कि भैया अगर प्रॉपर्टी कंपनी ने परचेज कर ली, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि अगर उसका इंश्योरेंस भी है तो वो भी कंपनी का कहलाएगा, ना कि मेंबर का। बोलो क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया, समझ में, हाँ इंश्योरेंस वाला बेटा, एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो ये थे हमारे पास फीचर्स जो मैंने रिवाइज करवा दिए, डिटेल में नहीं लिखवाया क्योंकि लिखवा चुका हूं क्लास के अंदर, पेड क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, आज का हमारा टारगेट यही था वैसे भी, डेफिनेशन एंड फीचर्स। तो मिलते हैं कल, और कल शुरू करेंगे इसके ऊपर एक शानदार टॉपिक, शानदार टॉपिक, ठीक है, नाम कल बताऊंगा ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, या तो हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट वेल वाला पार्ट, या हम शुरू करेंगे एमओए वाला पार्ट, और आई कैन स्टार्ट आल्सो इन कॉर्पोरेशन कंपनी वाला पार्ट, ठीक है। any company hold 10% of zero company then CEO the no, सत्यजीत नहीं बेटा, you can not say ना, CEO is a position बेटा, सत्यजीत, CEO is a position guys। हाँ, वो 10% होल्डिंग जो राइट होता है ना बेटा, वो अलग होता है, वोटिंग पार्ट के लिए होता है वो। क्या वोटिंग पार्ट रखते हो तो आप किसी चीज को होल्ड कर सकते हो, कौन कौन से स्पेसिफिक राइट आपके पास आते हैं बेटा, डिफरेंट टॉपिक। हाँ क्वेश्चन पर्दा वाला करेंगे। हाँ कल कंपनी पैदा होगी, चलो कल काम, कल हम कंपनी को पैदा करेंगे, कंपनी पैदा मतलब इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे कल हम, और कौन से वाला, नए वाला, एकदम लेटेस्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गाना भी गा दिया जस्ट ने, वेरी गुड। कौन सा, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय, टेक केयर बेटा, सी यू, टेक केयर, बाय। हाँ इलेक्शन, यस, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वाला, हाँ बेटे, यस यस, डन, चलो।